नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। इस बार की ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो इसलिए क्योंकि अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन किया, और दूसरा, इस सम्मेलन में स्थानीय मुद्रा में व्यापार के लेन देन पर संवाद बेहद अहम रहा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है। भारत का मानना रहा है कि नए सदस्यों को जोड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के तौर पर मजबूत होगा। आपको बता दें कि अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र, यूएई समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसे में एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि ब्रिक्स और क्वाड जैसे संगठन में भारत एक साथ तालमेल आखिर कैसे बिठाएगा। बढ़ रहा है ब्रिक्स देशों का दायरा। अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र और यूएई ब्रिक्स के नए स्थायी सदस्य बने। भारत के चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के लिए ब्रिक्स देशों ने दी बधाई। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है, और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। ब्रिक्स में 6 नए देशों को एंट्री मिल गई है। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होंगे। जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स के 15वें समिट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने ये ऐलान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। दरअसल ब्रिक्स में अभी 5 देश से ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। अब इसमें 6 और देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है। यानी ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र और यूएई बने नए सदस्य। अब ब्रिक्स देशों की संख्या हो जाएगी 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के टॉलस्टॉय फॉर्म का जिक्र किया, जो यूरेशिया और अफ्रीका के दर्शन को समृद्ध करने के साथ ही एकता और आपसी सद्भाव की ठोस नींव रखता था। पीएम ने कहा कि इस शहर जोहान्सबर्ग और भारत के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर टॉलस्टॉय फॉर्म है, जिसे महात्मा गांधी ने 110 साल पहले बनवाया था। यूरेशिया और अफ्रीका के महान दर्शनों को एक साथ लाकर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सद्भाव की मजबूत नींव रखी। ब्रिक्स के पूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार पर भी जोर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है। उनमें से लगभग 2 दर्जन ने औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि भारत ब्रिक्स सदस्यता के विस्तार का पूरा समर्थन करता है और हम आम सहमति के आधार पर इस पर आगे बढ़ने का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को एक समूह के रूप में परिभाषित किया था, जो उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान तैयार करता था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स बाधाओं को तोड़ देगा, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करेगा, नवाचार को प्रेरित करेगा, अवसर पैदा करेगा और भविष्य को आकार देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों को महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग
एक दूसरे की ताकत को पहचानने के लिए मिलकर स्किल मैपिंग। चौथा सुझाव बिग कैट से संबंधित है। सभी 5 ब्रिक्स देशों में बड़ी बिल्लियों की विभिन्न प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी विडाल वंशी जीवों के संरक्षण के लिए गठबंधन कर हम उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास कर सकते हैं। पीएम के इन सुझावों की सराहना ब्रिक्स देशों ने की है, लेकिन ब्रिक्स के साथ साथ भारत क्वाड का भी सदस्य है। ऐसे में ब्रिक्स और क्वाड दोनों के बीच तालमेल बनाए रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इन दोनों से तालमेल किस तरीके से बैठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो लोगों के जहन में यह भी चल रहा है कि आखिरकार इस बार की ब्रिक्स समिट आखिर सफल कितनी रही है। हालांकि ब्रिक्स देशों का दायरा बढ़ गया है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का विस्तार हो चुका है, जिसमें 6 नए देशों की एंट्री हो चुकी है। इस बदलाव का क्या असर पूरी दुनिया पर होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ जितेंद्र ओझा साहब हैं, अब जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आकाश जिंदल जी, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और अर्थशास्त्री अश्वनी राणा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में ओझा साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं। अब ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स प्लस कहिए, ये बदलती पहचान कितनी महत्वपूर्ण है इस संगठन के लिए? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अश्वनी राणा साहब आपका रुख कर रहा हूं। क्या कहेंगे, ये बदलाव कितना सार्थक है पूरी दुनिया में और क्या परिवर्तन होगा इस संगठन के जरिए? चले, शायद कुछ तकनीकी खामी के चलते शायद मेहमानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुरेश गोयल साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं। गोयल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरे को आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अब तो पहचान भी बदल रही है। ब्रिक्स की जगह अब ब्रिक्स से प्लस के जरिए पहचान होगी। ये बदलती पहचान कितनी महत्वपूर्ण है सर पूरी दुनिया के लिए? देखिए, नाम बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम तो बदलना ही था अगर, और बाकी देश इसके सदस्य बनेंगे। लेकिन ब्रिक्स का पर्पस क्या है? जब ब्रिक्स बना था 2006 या 2007 में, मेरे को साल का याद नहीं आ रहा है, जब भी बना था ये जी, तो ब्रिक्स का एक खास मकसद था, मेरे को अभी तक याद है कि ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी रशिया, इंडिया, चाइना के 3 कंट्रीज के ग्रुपिंग बनने के बाद जी। और उसका एक, आप सोचिए, रशिया, इंडिया, चाइना, 3 इमर्जिंग इकोनॉमीज इकट्ठे आकर के जो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमीज थी, आर्थिक व्यवस्थाएं यूएसए की या वेस्ट की, उनको एक चुनौती दे रही थी कि हम भी मौजूद हैं और हमारे अपने स्वार्थ और हमारे अपने मकसद हैं जी। उसके बाद में ये रिक्स बन के ये ब्रिक हुआ, ब्रिक से फिर ब्रिक्स हुआ। लेकिन तब से अब तक ये जो एक था कि रिक, फिर ब्रिक और ब्रिक्स, एक तरह से वेस्ट को चुनौती देने वाला जो ये संगठन बना, वो नहीं बदला है ये जी। और अब उसमें जो सदस्य हैं, भारत है, और भारत के बाद में अभी जो ऐड हुए हैं अरब एमिरेट जी, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश जो हैं यूएसए के भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। आपको याद है I2U2, जिसमें कि भारत, इजराइल, एमिरेट्स और यूएसए साथ में है ये जी। तो एक तो मुझको ये लगता है कि जो टकराव वाली बात है ब्रिक्स और वेस्ट के बीच में, जिससे कि अमेरिका वगैरह को थोड़ी दिक्कत होती थी, वो बदल जाएगा। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है ये जी। अभी तक ब्रिक्स एक तरह से काम कर रहा था कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में, चुनौती देते हुए वेस्ट को जी। जबकि आजकल की अगर आर्थिक व्यवस्था को देखें आप, बात चुनौती की नहीं है, ये मार्केट इंटीग्रेशन हो गया है और सभी देशों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। तो मुझको ये लगता है कि इसके बाद में ब्रिक्स की जो बाकी मार्केट हैं या फाइनेंशियल मार्केट हैं, उनसे सहयोग करने में, उनके साथ काम करने में ज्यादा आसानी होगी।
सऊदी अरेबिया है, एमिरेट्स है साथ में हमारे, इजिप्ट है हमारे साथ में। तो अब इनको एक सहयोग जो चाहिए, वैश्विक सहयोग, जी, वो शायद आसानी से आगे बढ़ेगा। और मैं इसको कहूंगा कि अगर ये ब्रिक्स वाकई भी ये करने में कामयाब रहता है तो ये ब्रिक्स की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। सर बिल्कुल सर, हम इसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इससे हासिल क्या होगा। और देश का हर नागरिक भी जानना चाहता है कि भाई इन समिट्स के बारे में सुनने को तो बहुत मिलता है और लगता है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में परिवर्तन क्या आया, लोग ये जरूर समझना चाहते हैं। लेकिन ओझा साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में बताएं कि अमेरिका का विरोध या डॉलर का दबदबा ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आखिरकार होड़ क्यों मची? देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि चाइना की जो इंटरनेशनल क्लाउड है वो बढ़ रही है। और जो भी पेंशन की अगर बात आप देखें कि डिप्लोमेटिकली कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता कि भारत ये स्टैंड लेता कि लोग नहीं आए, वो ठीक नहीं होता। लेकिन चाइना ने बहुत जो डिप्लोमेसी की है इन तमाम देशों को ले आने के लिए। जहां तक अमेरिका के डॉलर की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अभी भी जो है उसको लेके बहुत डिस्ट्रेस है अफ्रीका में। मुझे तो कई दफे जाने का मौका मिला। आई एम श्योर कि गोयल साहब को भी बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन रही होगी। तो इस वजह से वहाँ एक हल्का सा डिस्ट्रेस वेस्ट को लेके है। रेसिज्म हाल तक एक फैक्टर रहा। देखें कि अपार्थाइड बहुत पुरानी बात नहीं है, उसे काफी समय लगा और उसको वेस्ट के लोग करते रहे हैं। और अभी भी अफ्रीका को लगता है कि उनके रिसोर्सेज जो है वेस्ट में जाते रहे बड़े कम दाम पे। जितना एड वेस्ट से मिलता है उससे बहुत ज्यादा वो वहाँ के रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चाइना के लिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गुडविल है, लेकिन हाँ, चाइना की इकोनॉमिक क्लाउड है, उसके मुकाबले चाइना ने एक नया तरीका लाया है। लेकिन भारत का मुझे लगता है कि पूरा रोल काफी बैलेंसिंग रहेगा। आज भी जितनी गुडविल भारत के लिए है पूरे अफ्रीका में, उतनी शायद किसी और देश के लिए नहीं है। लेकिन हमारी दिक्कतें कुछ एक हैं और उसमें से एक है कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर या हमारी इकोनॉमिक मसल उतनी मजबूत नहीं है जितनी चाइना की है। तो इन तमाम बातों में एक बात जो साफ होकर आ रही है कि न तो हमें वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड चाहिए, न चाइना का एक न्यू कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म का मॉडल है जिसके जरिए ये इन देशों में वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेटल करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को बहुत कम दाम में लेके आते हैं और वहाँ मार्केट को मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं। कई दफे अपने बहुत अच्छे सामान नहीं होते हैं, वो सामान भी भेजने की कोशिश करते हैं और वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये अंडर करेंट है टेंशन के। तो इन तमाम अंडर करेंट में मुझे लगता है कि अगर ब्रिक्स और वेस्ट के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन होता भी है तो बहुत ज्यादा स्पेस निकल के आएगा और उस स्पेस में भारत और दूसरे जो देश हैं उनको, खास करके पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी जिन्हें हम कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा नेगोशिएट करने में अच्छा रहेगा। वेस्ट के साथ भी नेगोशिएट करेंगे और चाइना के साथ भी नेगोशिएट करेंगे। और भारत अकेला देश है जो वेस्ट का मित्र, आज सब कुछ कहने के बावजूद पश्चिम के साथ जो हमारी मित्रता है वो बहुत जरूरी है। उस मित्रता को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड में जो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो वो हमारे लिए भी मान्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं एक सवाल का और जवाब सुरेश गोयल सर आपसे चाहूंगा, फिर मैं अश्विनी राणा सर आपके पास आ रहा हूं। गोयल साहब, सवाल यह है कि कहीं जैसा भी जिक्र भी किया कि किसी एक पर निर्भर हो जाना ये हमेशा से ही घातक रहा है और कहीं ये ब्रिक्स कहें या फिर ब्रिक्स प्लस कहें, कहीं ये चीन केंद्रित तो नहीं हो जाएगा? इस बात का कितना खतरा सर है? नहीं, मैं यही कह रहा था पहले कि अगर आप देखें जो देश नए शामिल हुए हैं जी, वो सारे देश किसी भी हालत में इसको चाइना सेंट्रिक नहीं बनने देंगे। सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं यूएसए से काफी अच्छे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका इनके थ्रू काम करके इस ऑर्गेनाइजेशन को चाइना सेंट्रिक बनने से एक तो रोक सकता है और इसीलिए मेरा ख्याल है ये जो नए सदस्य आए हैं इससे एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म बनना है कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो कोऑपरेशन की उसकी उम्मीद ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं अश्विनी राणा सर आपके पास आऊंगा। आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है? ये जो बदलाव अब ब्रिक्स में देखने को मिल रहे हैं या फिर आने वाले समय में और भी कुछ परिवर्तन अगर होते हैं, क्योंकि कई देश चाहते हैं कि हमें भी उसका हिस्सा बनाया जाए, ये कितना परिवर्तन होगा अर्थव्यवस्था के लिहाज से, न सिर्फ भारत की बल्कि जो भी सदस्य देश हों? देखिए कि ये समय समय पर समय के अनुसार मांग पर इस प्रकार की परिवर्तन जो है वो विश्व में जरूरी है और ये बैलेंसिंग के लिए, जैसे अपने पूर्व वक्ता भी कह रहे थे
कि चाइना का जो अस्तित्व है या चाइना का जो डोमिनेंस है उसको करने के लिए बाकी देशों का उसमें आना वो एक बैलेंसिंग टेक्निक है और वो बहुत अच्छा है। और भारत की तो सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है और बाकी देश भी आज भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं और व्यापार भी करना चाहते हैं। और वास्तव में जो है बाकी जो देश हैं वो चाइना से जो है इंडिया की तरफ शिफ्ट करके अपनी इकोनॉमी को वो यहाँ पर भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं कि जो चाइना का डोमिनेंस है वो खत्म किया जाए। चाहे ओपनली कोई आज ना कह रहा हो, लेकिन हर देश चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियां है चाइना की वो उससे हर देश चाहे छोटा है चाहे बड़ा है वो उससे परेशान है। तो उसकी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एक जो दूसरी विकल्प दिखता है पूरे देशों को में वो भारत ही है। और भारत की तरफ से भी जो प्रयास किए जाने चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी प्रयास किए जा रहे हैं। और उसका लाभ ये हो रहा है कि बहुत सा इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आ रहा है और लोगों का विश्वास जो है बाकी देशों का वो भी बन रहा है। तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देश की भी और बाकियों की क्या है कि भारत कभी भी किसी चीज को एक्सप्लॉइट नहीं करता, जबकि चाइना जो है छोटे छोटे देशों को सपोर्ट करके वहाँ एक्सप्लॉइटेशन जो करता है। जैसे बात हो रही थी कि अफ्रीका से जो बड़े देश वो कुछ ना कुछ सस्ते दामों में उठा रहे थे, लेकिन भारत का वैसे सोच नहीं है। भारत की वसुधैव कुटुंब की सोच है तो हमारा विकास भी हो, बाकी दूसरे जो देश है उनका भी विकास हो। तो दोनों तरफ की जो इस प्रकार की जो सोच है, जो बात है, उससे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और सभी देश जो है उनको भी इस में शामिल होने का लाभ मिलेगा। सर, एक वक्त था जब ये लगता था कि भाई रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं, फिर एक बार कभी लगता था कि अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत हैं, यानी कि एक मैसेज जो ये जाता था कि भाई जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं अगर उनके साथ हमारे संबंध ठीक हैं तो हम बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो छोटा देश हो या फिर बड़ा देश हो, एक समानता का दर्जा उन्होंने साफ कहा कई मंचों से कि ना हम नजर झुकाकर बात करेंगे ना नजर किसी पर तान कर बात करेंगे, हम बराबर से बात करेंगे। और जो तरीका उनकी तरफ से आजमाया जा रहा है, चाहे छोटे देश, अब यूनान का भी दौरा करेंगे और इसके अलावा कई छोटे छोटे देशों में गए हैं, ये दुनिया तक संदेश पहुंचा है क्या सर अश्वनी राणा सर? बिल्कुल पहुंचा है, बिल्कुल पहुंचा। उसी के कारण ये रिजल्ट आ रहा है कि पहले क्या होता था, हम डिपेंडेंट थे रशिया पे या चाइना में, लेकिन आज हम वहां पर उस स्तर पर आ गए हैं कि बाकी देश हमारे पर डिपेंडेंट है। तो वो जो एक आंख से आंख मिलाने वाली जो बात कर रहे हैं वो लीडरशिप का भी कंसेप्ट है और उनकी भी सोच है और उसके लिए आपको धरती पर जो चाहिए वो भी है। यानी हमारे पीछे भी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, इस कारण से हम उस तरह से बात कर पा रहे हैं। ठीक है। मैं रवि अरोड़ा साहब, इधर एक तो ब्रिक्स का भी भारत सदस्य है, अब ब्रिक्स प्लस आप उसको भले ही कहें, उधर क्वाड का भी भारत सदस्य है। ये तालमेल बिठाने में आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती होगी या सामंजस्य तालमेल बिठाने में आसानी हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ एक तरफ क्वाड का वो सदस्य है, दूसरी तरफ ब्रिक्स का में सदस्य है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इनमें से कुछ ऐसे देश हैं जो आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी की बात है, लेकिन उसके बावजूद भारत न सिर्फ इनमें सदस्यता निभा रहा है, बल्कि जिस प्रकार से G20 को लीड करने वाला है, जिस प्रकार से लीड कर रहा है और जिस प्रकार से G20 समिट होने वाला है भारत के अंदर, मैं समझता हूँ आज 20 देश की दुनिया की आर्थिक महाशक्तियां जब एक मंच पर खड़ी होंगी, उनमें से ही कुछ देश, क्योंकि देखिए जो ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो भी करीब 3 महाशक्तियां, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम रशिया की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, एक आर्थिक रूप से मजबूत मुल्क जो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल आर्थिक रूप से कहे जा सकते हैं इसमें थे। और ऐसे ही क्वाड के अंदर भी आप देखेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत देश हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा तालमेल ही नहीं, आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, ये बात मानना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आज जो ये सदस्यता बढ़ी है इसके पीछे का कारण है कोरोना टाइम के बाद दुनिया के बहुत सारे ताकतवर देश भी घुटनों के बल बैठ गए थे, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। आज कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए ये सदस्यता बढ़ाई गई है, 6 मेंबर नए जोड़े गए हैं। और मुझे लगता है
कि यह सिर्फ बड़े देश ही नहीं, अब छोटे देशों को भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एकजुटता की जरूरत है, क्योंकि डॉलर का जो रुतबा था वो अब पहले से कम होने लगा है और हर देश चाहता है कि हमारी करेंसी का वजूद बढ़े। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ फैसले हो सकते हैं। ठीक है, आकाश जिंदल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिंदल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इतनी देर इंतजार कराया गया। जनरली मेरे साथ चैनल पे सर थोड़ा कनेक्शन आपसे जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन आपका अर्थशास्त्र क्या कहता है, आप कैसे देखते हैं ब्रिक्स और इसके विस्तार को और आने वाले भविष्य को इसके? देखिए, ब्रिक्स का विस्तार बहुत अच्छा कदम है। आज की तारीख में हम देखें, एक क्लियर कट शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। अभी चाइना की बात हो रही थी, मैं चाइना कुछ डेटा दे दूं। पिछले 5 साल से चाइना लगातार वीक हो रहा है। मैं आपके सामने डेटा रखूंगा। अभी लेटेस्ट डेटा ये है कि चाइना में रिसेशन का ये हालत है, डिफ्लेशन आ गई है। वहां इन्फ्लेशन -0.3% है, यानी वहां लोगों के पास पैसा जो सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, चाहे कैश और क्रेडिट की भी कमी है। तो चाइना पिछले 5 साल से वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं रही है। वहां हाउसिंग का इशू है, वहां डेट का इशू है, एक्सपेंशनिज्म के कारण दुनिया में उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा है। जो उनकी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके अंदर वो बहुत हाई रेट पे लोन देते थे, वो कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करते थे। तो अब ब्रिक्स के अंदर हिंदुस्तान जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के लिए ब्रिक्स के अंदर एक अच्छा चुनौती क्या देखते हैं सर आप? चुनौती क्या देखते हैं? और हिंदुस्तान को उससे फायदा उठाने का भी काफी अच्छा मौका मिलेगा। चुनौती आकाश जिंदल साहब क्या देख रहे हैं आप? जी, मेरा ये मानना है कि ब्रिक्स का फ्यूचर काफी अच्छा है और जिस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, ब्रिक्स एक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा जरिया है। देखिए, आज हम जानते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमी ऑलरेडी आज की तारीख में रिसेशन का शिकार है। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया से गैस सप्लाई कम हुई और यूरोपियन इकोनॉमी आज हम देखें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वो बहुत बुरी तरह इन्फ्लेशन का शिकार हुई। अमेरिका जैसी इकोनॉमी को जो है डेट सीलिंग एक्सपैंड करने के लिए लॉ लाना पड़ा, और दूसरा जर्मनी जैसी इकोनॉमी आज नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। तो ऐसे में ब्रिक्स का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और खासकर यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा, हिंदुस्तान का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि आपदा में अवसर उठाने की जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, वो वक्त है, इसका जितना फायदा उठाया जा सकता है उठाना चाहिए। एक ब्रेक के लिए सर हैं, सभी बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जितेंद्र ओझा सर आपके पास आऊंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से जो पहले हम चर्चा कर रहे थे अर्थशास्त्र को लेकर भी, या और क्या कुछ इससे लाभ हो सकते हैं। क्या पश्चिमी देशों का प्रभुत्व कम होगा? अगर हाँ तो कितना? पश्चिमी देशों का प्रभुत्व काफी कम हो चुका है। पहले जो दुनिया थी उसके मुकाबले दुनिया काफी बदल चुकी है। और आप देखें कि ये भी जो है कुछ लोगों का मानना है कि ग्लोबल जीडीपी इन देशों के पास है, इसमें वो कम हो चुका है। लेकिन इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं ब्रिक्स में, खास करके चाइना की हम जो बात कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद देखिए सी जिनपिंग जब आते हैं तो आर्थिक रूप से चाइना बहुत मजबूत रहता है और वो बहुत बड़े बेस पे शुरू करते हैं। उसके बाद चाइना में जो भी उनकी ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज रही उसको वो स्कटल करना शुरू करते हैं। तो चाइना का नुकसान कर रहे हैं, करते करते भी बहुत समय लगेगा। लेकिन चाइना की जो टोटल पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, चाइना का जो डेट ट्रैप के बारे में राणा साहब ने कहा या और लोगों ने कहा, तो उससे लोगों में एक लोग सहमे हुए हैं कि इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, लेकिन दिक्कत है रशिया की जो हम बात कर रहे हैं। देखिए, रशिया हम लोगों का एक नेचुरल मित्र है, लेकिन पुतिन साहब के इसमें जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत लोगों को चिंता है। यहाँ के रशिया के लोगों को भी चिंता है कि उनके एक्शन से कहीं ऐसा ना हो कि रशिया जो है सिविलाइजेशन कुछ शताब्दी पीछे चला जाए। तो एक ये है, और जो दूसरे ईरान की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें भी, देश में भी कुछ दिक्कत है। तो इसे कुल मिला के मैं कहता हूँ कि भारत का बहुत बड़ा एक बैलेंसिंग रोल होगा और ये करना होगा कि वेस्ट की प्रभुत्व की जो बात कर रहे हैं कि वेस्ट को भी रियलाइज करने की जरूरत है कि उनको वो पेट्रन के रोल में नहीं आ सकते हैं, उनको पार्टनरशिप करने की जरूरत है। और सबसे बड़े प्रजातंत्र होने के नाते हम उनके सबसे बड़े पार्टनर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हम लोगों ने कहा कि हम भाई वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड में एक सबसर्विएंट रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले भी जब रशिया का आपने जिक्र किया था कि रशिया के साथ जो हमारी मित्रता हुई वो सिर्फ वेस्ट के बड़े ही अग्रेसिव अप्रोच की वजह से हुई। एलन फॉस्टर डलस ने 1950 के दशक में कहा कि दोज हु आर नॉट विथ मी आर अगेंस्ट अस, और किस तरीके से वो पाकिस्तान को लेके या कश्मीर को लेके हमारे साथ कितने होस्टाइल हो गए थे। और चाइना को भी बनाने में वेस्ट का रोल रहा। एक तरह से देखा जाए कि हमारे पास शक्ति नहीं रही, लेकिन हमने दुनिया में किसी को
खतरा पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो एक तरीके से आप देखें कि ब्रिक्स के भीतर और ब्रिक्स के बाहर अगर भारत अपने कुछ इंस्टीट्यूशन को ठीक कर ले, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक कर ले, कुछ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन को मजबूत बना ले, तो ये हमारी शताब्दी हो सकती है। लेकिन हाँ, हमारे चैलेंजेस भी बहुत हैं, हमारे एडवांटेजेस भी हैं, और जो भी एडवांटेजेस हैं वो सबसे ज्यादा हमारे सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ पे आते हैं। चंद्रयान की जो बात सारे लोग, पूरी दुनिया कह रही है, वो यही दिखाता है कि हमारे IIT के लोग तो अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन से कुछ में अभी भी इतनी रेजिलियंस है, इतनी ताकत है कि हमने वो करके दिखाया जो दुनिया में शायद पहले किसी ने नहीं किया। तो हमारे में पोटेंशियल बहुत अधिक है, लेकिन बहुत सारे एरिया में हमें सजग होना होगा कि हम सब पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर पोटेंशियल को रियलाइज करने की दिशा में जाएं तो हम एक ऐसी दुनिया बनाने में, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में कामयाब हो सकते हैं जो सबसे फेयर हो, जिसमें ना तो चाइना की डोमिनेंस हो, न वेस्ट का डोमिनेंस हो, और रिलेटिवली ज्यादा फेयर वर्ल्ड ऑर्डर हो। मैं यही कहूंगा अक्षय जी। बिल्कुल सर, आपने जो कहा कि सफर में धूल तो होगी, अगर चल सको तो चलो, कुछ वही स्थिति है। मैं गोयल सर, लेकिन अभी रवि अरोड़ा साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि कोविड महामारी ने ब्रिक्स के महत्व को बढ़ा दिया, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ब्रिक्स का महत्व कोविड के बाद में बढ़ा हो तो ये तो सोचने वाली बात है। ये इसके बारे में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोविड से ब्रिक्स का महत्व कितना बढ़ा है, वो सोचेंगे उसको। लेकिन बात यह कि ब्रिक्स महत्व क्यों था। ब्रिक्स जो है खाली 40% GDP के अलावा ब्रिक्स जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है। और मैं ये पहले कह चुका हूं जैसे कि आजकल का जो दौर है, उस दौर में कोई भी देश अलग अलग रह करके काम नहीं कर सकता है। चाइना की बात चल रही थी, मैं चाइना के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। चाइना की दिक्कतें शुरू हुई कोविड से पहले। जब ये कोविड शुरू हुआ, चाइना ने सोचा ये कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के बलबूते पर दुनिया को अलग अलग कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब उसको उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि चीन को तो सप्लाई चाहिए, चीन को जो मार्केट चाहिए वो मार्केट कम हो रही है। जो चीन को इन्वेस्टमेंट चाहिए, USA टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मिलने में दिक्कत आ रही है। तो बहरहाल कुल चीज ये है कि सब देशों को मिलकर के दो चीजें करनी है कि एक तो मूवमेंट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जरूरी है, और दूसरी चीज है मार्केट रेजिलियंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि सप्लाईज में कोई दिक्कत नहीं आए। और चीन अगर कमजोर पड़ता जा रहा है वो इसीलिए कि ना तो उनकी मार्केट बन पा रही है और ना उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ब्रिक्स को ध्यान देना होगा कि ब्रिक्स एक तरह से जो ग्लोबल मार्केट से बाजार है उसका हिस्सा बने, ताकि यहाँ पर पैसा भी आए, इन्वेस्टमेंट आए इन देशों में, बाजार बने, और इससे इनके जो लोगों का जीवन स्तर है वो आगे बढ़े। और मेरे को उम्मीद ये है कि ब्रिक्स इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे और एक तरह से ब्रिक्स जो है ग्लोबल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सरकार का इस पर फोकस जरूर होगा। और लेकिन जो सवाल मैंने सर आपसे किया था इसलिए क्योंकि कोविड महामारी के समय बड़े और पश्चिमी देशों की हकीकत तो दुनिया ने देखी। जब पश्चिमी देशों ने वैक्सीन की जमाखोरी कर ली थी, छोटे छोटे देश महरूम रह गए थे। तो क्या छोटे छोटे देशों को ऐसा लगा कि भाई हमें भी किसी ऐसे संगठन का हिस्सा होना चाहिए, कम से कम मुसीबत के वक्त हमारे साथ भी तो कोई खड़ा हो? देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है कोविड के दौरान, मेरे ख्याल में वैक्सीन एक बड़ा अच्छा हिस्सा है। उन्होंने सोचा कि हाँ हमको भी वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन की बनाने की कैपेसिटी तो सारे देशों के पास नहीं थी। फिर भी भारत जो है आगे आया, उसको वैक्सीन दी। तो वैक्सीन का सिलसिला तो ये है कि जो देश दे सकते हैं वो दे रहे थे। कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो उसको जमा करके बैठ गए थे। ठीक। लेकिन दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि कोविड के बाद में जो ब्रेकअप हो गया कि सब देशों के बीच में अलग अलग पड़ गए, वो बहुत बड़ी एक बीमारी बन गई थी। तो इकट्ठा आने की जरूरत है वैक्सीन के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है सर। मैं अश्वनी राणा सर, एक चीज आपसे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इस बार के सम्मेलन में, कि स्थानीय मुद्रा के चलन को लेकर व्यापार में जो जोर दिया गया है, इससे डॉलर की निर्भरता कितनी कम हो सकती है?
निश्चित रूप से होगी। क्या है कि भाई सभी देश चाहते हैं, मतलब सिर्फ भारत नहीं चाहता, बाकी भी ये देश चाहते हैं कि जो डोमिनेंस है किसी भी देश की, क्या है कि सब हर देश चाहता है कि वो बाकी देश के साथ बराबर की उसमें खड़ा हो। तो बराबर में खड़ा होने के लिए आपस में जो लेन देन है वो सरल होना चाहिए। लेकिन एक जो दूसरा देश है और उसकी जो करेंसी है वो पूरे विश्व पे अगर डोमिनेंस करना चाहती है तो उसका जो है असर पड़ता है, और हर देश इसलिए चाह रहा है। और भारत जिस देश से बात कर रहा है लोकल करेंसी में काम करने के लिए, सब लोग एग्री हो रहे हैं उसके लिए। तो वो डोमिनेंस चाहे चाइना की क्वेश्चन के कारण से वो खत्म हुई है, यूएस की। हालांकि ये एक दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का जो एक उसके ऊपर पूरी विश्व में उसने कंट्रोल कर रखा है, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। कोई भी देश अगर चाहे कि हम पूरे विश्व को कंट्रोल करें, चाहे वो आर्थिक रूप से या दूसरे रूप से, वैसा संभव नहीं है। आज बहुत सारे देश जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो और भारत की भी जो सोच है उसके कारण से तो ये जो चलन शुरू हुआ है जिस प्रकार से लोकल करेंसी का, उसमें व्यापार का, तो ये एक अच्छा कदम है। और मैं कह रहा हूँ कि समय की मांग है। एक समय जैसा ग्लोबलाइजेशन, लेकिन वो सारा ग्लोबलाइजेशन भी जो है फेल हुआ, और आज हम फिर से समय की मांग के रहते इस प्रकार की नई सोच के लिए तैयार हुआ। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है, और शायद अब ये दुनिया के तमाम देश भी समझ रहे हैं। लेकिन आकाश जिंदल साहब, इससे भारत और अमेरिका के जो रिश्ते मौजूदा वक्त में थोड़े और प्रगाढ़ हुए हैं, इन पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो डी-डॉलराइजेशन बता दूं। डी-डॉलराइजेशन इज अ रियलिटी, और वो होनी ही होनी। आज देखिए, हमारी इंडियन करेंसी रुपी बहुत से कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रही है। रशिया से हमने जो है सस्ता क्रूड ऑयल लिया, अब रशिया के पास काफी इंडियन करेंसी इकट्ठी हो गई है, जो शायद इंडिया में इन्वेस्ट भी हो सकती है। जहां तक अमेरिका के साथ है, मुझे नहीं लगता कि डी-डॉलराइजेशन, क्योंकि वो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, उससे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कहीं कमजोर होंगे। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सबको पता है कि अमेरिका चाइना को पसंद नहीं कर रहा, तो हिंदुस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है, हम एक फ्रेंडली कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। हमने हमेशा पॉजिटिविटी रखी है, तो अमेरिका के लिए हम एक बहुत बड़ी मार्केट भी हैं, और हमने जो है हमेशा अपने आप को एक्सेसिबल रखा है। जबकि चाइना किस तरह की पॉलिसीज रही हैं उनके अमेरिकन कंपनीज को लेके, वो भी हमें पता है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कहीं भी कमी आने की संभावना है। रादर रिश्ते तो हमारे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब जिस तरह के काम हो रहे हैं, चंद्रयान जैसी सक्सेस हमें मिल रही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि 2027 तक वील बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। 2031 तक ये ग्लोबल प्रेडिक्शन है, वील बी $8 billion इकोनॉमी, एंड बाय 2055 विल बी $10 billion इकोनॉमी। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, चाइना जिस तरीके से डाउन जा रहा है, जर्मनी ने अभी आपको हार बताया, 2 क्वार्टर से जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है। ऐसे में एक कि अमेरिका और हिंदुस्तान भी आएंगे, और काफी सिमिलरिटीज है, काफी तरह की जो है सिनर्जी आ रही है। जी आकाश जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है, हम दोबारा लाइन सही कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन रवि अरोड़ा साहब, जो चर्चा हो रही है कि भारत को इस मौके का फायदा भी उठाना चाहिए और पूरा फोकस रखना चाहिए इस पर, जो प्रधानमंत्री की तरफ से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुझाव भी 5 दिए गए महत्वपूर्ण, क्या आपको लग रहा है कि ये 5 सुझाव दुनिया बदलने का मादा रखते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा बाजार है, और हिंदुस्तान के अंदर खासकर बहुत सारे मुल्क इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत के अंदर। यह बहुत बड़ी समझने वाली बात है। और इन संगठनों, देखिए 2024 के बाद से अब तक जो भारत की विदेश नीति बदली है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत अपना परचम फहरा रहा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में इन संगठनों की मदद से ही कहीं ना कहीं उन लोगों का, उन देशों का भारत पर विश्वास बढ़ता है। और अगर वो देश भारत में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो देश, क्योंकि फायदा सिर्फ भारत का ही नहीं होगा, उन देशों का भी होगा, क्योंकि भारत के पास सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि यहाँ पे लेवल ही सस्ती है। जिस प्रकार जो फैसिलिटी चाइना दे सकता है, उससे ज्यादा भारत दे सकता है। कुछ कारण है जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन यह भी सच है कि जिस दिन भारत के अंदर इन्वेस्टर आने शुरू हो गए, जिस दिन ये यूरोपीय देशों चाहे
आप एशिया की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें, ये दो इन देशों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो इनको बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन संख्याओं के थ्रू भारत का एक विश्वास, एक परचम, जो एक रुतबा है, वो पूरी दुनिया के सामने पड़ा है। और जिस प्रकार से आपने लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां एक लंबी भीड़ हो जाती है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को खुद लेने आते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास भारत ने बनाया है पूरी दुनिया के अंदर। चलिए, आपको लग रहा है कि ये बदलता हुआ भारत है, लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश ओझा सर भारत की तरफ से बार बार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी दुनिया को दी जाती है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है। दोस्ती में कहते हैं कि नीयत के साथ साथ नीयत का साफ होना जरूरी है। क्या भारत साफ नीयत रखता है? ये मैसेज दुनिया के देशों तक पहुंच रहा है, खासतौर पर चाइना जैसे देशों पर जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, पाकिस्तान जैसे देशों पर? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात और मैं कह दूं, हम लोग कोविड और ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। जी सर। वैक्सीन को आप ब्रिक्स से बिल्कुल मत जोड़िए। वैक्सीन सिर्फ भारत का दिखाता है। चाइना का वैक्सीन बहुत जगह फेल कर गया और कोविड के बारे में कहा जाता है कि वुहान लैब से ही कोविड वायरस जो है उसको छोड़ा गया था। तो ब्रिक्स को तो हटा दीजिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है उसे सिर्फ भारत से जोड़िए। जहां तक भारत की आप बात कर रहे हैं कि भारत सिविलाइजेशन के रूप में, देखिए हम लोग आज नहीं कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगले 1000 वर्षों तक की बात कर रहे हैं। और ये दुनिया में किसी भी देश में पढ़े लिखे तबके में जाइए, खासकर अफ्रीका की हम बात करें या वेस्ट एशिया की बात करें या फार ईस्ट की बात करें, तो ये हिस्ट्री वाले भी कहते हैं कि जब भी भारत मजबूत हुआ है दुनिया में सारे लोगों की सुरक्षा और संपन्नता वो उससे प्रशस्त हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए कि भारत कहता नहीं है, हमारे बातचीत में कहीं डिसेप्शन नहीं है। और ये बात जो है एक सिविलाइजेशन और हिंदुस्तानियों की आप बात देखें कि दुनिया भर में हिंदुस्तानियों को इससे पसंद किया जाता है कि वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज की स्ट्रेंथ है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में कमी है, बहुत सारी जगह हमारे शॉर्टफॉल्स हैं। लेकिन जो मैसेज की बात की जा रही है, बिल्कुल मोदी जी के जाने से मैं ये जरूर कहता हूँ कि सारी दुनिया को लगता है कि भारत री एनर्जाइज है, कोहेसिव है, असर्टिव है, कि जो फ्रेंडशिप करने के लिए भी देखिए आपको मजबूत होना होगा। लोग आपकी बात पर भरोसा तभी करते हैं जब आप सशक्त हैं। रामधारी सिंह दिनकर का कहा हुआ है ना कि भाई क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दीनहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो देखिए मजबूत लीडर एक ऐसी सभ्यता को लीड कर रहा है जिसके पास 1000 वर्षों का विजन है, तो उस विजन से दुनिया को एक आश्वस्त होने का मौका मिलता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ब्रिक्स को लेके हम बहुत ज्यादा भावुक ना हो। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स चाइना निश्चित रूप से कोशिश कर रहा है कि वेस्ट को चैलेंज करने के लिए अपना डोमिनेशन रख के इस संगठन को बनाए। लेकिन ब्रिक्स के बाद मैं कहता हूं कि अमेरिका से भी हमें दोस्ती करनी है, वेस्ट से भी हमें दोस्ती करनी है। लेकिन साथ में जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, जो लोग हमेशा से भारत की तरफ नजर उठा के देखते रहे हैं, उनके कई लोगों से कभी भी एक यंग डिप्लोमेट के रूप में भी मेरी मुलाकात हुई, कई जगह मुलाकात हुई, तो वो हमेशा से कहते रहे, वहां के जो सबसे बड़े लीडर हैं, कि हम तो भारत को नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं। अमेरिका बहुत दूर है, उनमें नस्लवाद है, चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया के बेहतर होने में भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं, जो कि भारत के जितने स्टेक होल्डर हैं उनको रियलाइज करने की जरूरत है। और रियलाइज करके जो है भारत की अगर शक्ति हम बढ़ाते, जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी जितनी क्रेडिबिलिटी है दुनिया में किसी की नहीं है। और हम वो दिन भूल जाएं कि वो शुरुआत के 1950 और 60 के दशक को भूल जाए, वो समय कुछ और था। अब हमारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है, हमें अपनी क्षमताओं पे भरोसा है, लेकिन दूरी बहुत लंबी तय करनी है। चलिए बिल्कुल सर, एक और ब्रेक के लिए रुकना है। और कहा था ना कि कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत से समिट की कर रहे हैं, आखिर कितना सफल, क्योंकि दायरा भी बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बदलाव होगा, इसी पर हम चर्चा करें। सभी खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गोयल सर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो बात अभी ओझा सर की तरफ से कही गई, मैं एक चीज और आपसे जोड़ना चाह रहा हूं कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कई देशों के विश्वास को और कितना मजबूती मिलेगी इससे? अब ये सवाल बहुत अहम है ये, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था और बाकी सब पैनलिस्ट भी कह रहे हैं जी, ये चीज निर्भर करती है कि ये सारे देश मिलकर के, ब्रिक्स के सारे देश मिलकर के कितने इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। देखिए, एक बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था रियलिटी है ये। कि अलग एक पोल बन गया है और हम कितना भी चाहें कि कितना भी नीचे जाएगा, अगर हम डिस्पैरिटी देखें, भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा गैप है जी।
और इस गैप को पूरा होने में काफी टाइम लगेगा। भारत एक तीसरा पोल बन के नजर आ रहा है, यूएस से है, लेकिन अगर ये सारी बहुध्रुवीय व्यवस्था है अगर अपने अपने स्वार्थ के लिए ही काम करेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर मैं उसी चीज के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा जी। सबसे जरूरी चीज ये है कि आजकल के दौर में कोई भी आर्थिक व्यवस्था अकेले अपने आप का विकास नहीं कर पाएगी। अगर अमेरिका को चीन की अभी भी जरूरत है, आपने पिछले दिनों में देखा हो कि वो बात कर रहे थे कि उनकी जो कंपनी दोबारा वापस आना चाहती हैं जी, क्योंकि जो मार्केट कनेक्टिविटी चीन की है अभी वियतनाम और भारत बना रहे हैं जी, अभी बनी नहीं है, बन रही है वो। तो अगर ये कनेक्टिविटी बन जाती है और अगर ये सब अपने जो एक व्यवस्था को इकट्ठा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा और विश्व के लिए काफी उपयोगिता रहेगी ये। सर, आपने जो नियत की बात कही है अश्वनी राणा साहब, उसी नियत का तो जिक्र हम कर रहे थे कि कहीं वही कहावत ना हो कि मन में राम बगल में छुरी, जैसा चाइना भी इस स्क्वाड का हिस्सा तो है ही है। ये हालात तो नहीं हो जाएंगे कि सबको अपना अपना स्वार्थ दिखाई नहीं लगे कि हमारा भला हो, सामने वाला का नुकसान हो रहा है तो हो जाने दो। ये स्थिति तो नहीं होगी। देखिए, ये स्थिति के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। कारण क्या है कि हर आदमी आज के डेट में स्वार्थी है, लेकिन चाइना उस स्थिति में सबसे बड़ा स्वार्थी है। कुछ अपना एक तरीका है जो है अतिक्रमण करने का और किस प्रकार से कब्जा करने का, उसकी मानसिकता, लेकिन कम से कम भारत की सोच वैसी नहीं है। और भारत जिन लोगों के साथ आज टाई अप कर रहा है या बात कर रहा है, उन लोगों की भी सोच लगभग वैसी है, क्योंकि तभी वो लोग साथ प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर रहे हैं। और भारत यदि बाकी देशों को भी इस तरह के बात के लिए एग्री कर लेता है जो नहीं भी है, तो मुझे लगता है कि चाइना को माइनस करके, आप एकदम से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, ये बाकी जो देश है आपस में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और भारत की नीयत निश्चित रूप से साफ है। कभी भी जो है इस प्रकार की सोच नहीं रही है कि हमने लोगों का जो है वो हड़पना है, हमेशा से उस प्रकार की सोच रही है। तो भारत की नीयत साफ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, आकाश जिंदल साहब, इस संगठन का हिस्सा बनना अर्थव्यवस्था बढ़ने की गारंटी क्यों आपको लग रहा है? जी, इस संगठन का हिस्सा बनना डेफिनेटली अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत फायदेमंद है। और हिंदुस्तान जिस मोड़ पे है, ऐसे में हिंदुस्तान जितनी एसोसिएशन में ज्यादा रहेगा उतना बढ़िया। हालांकि एंड ऑफ द डे बताऊं, हिंदुस्तान के लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी वो होंगी बायलैटरल डील्स। ये एक ठीक है मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है ट्रीटी भी हो आगे चल के, बट बायलैटरल जो टाई अप्स इंडिया कर रहा है उसका फायदा होगा। बट कहीं ना कहीं वेस्ट के जो हालात है उसको देखते हुए इस तरह की एसोसिएशन का बनना, देखिए एक अगर ब्रिक्स के इतिहास से जाते हैं, बेसिकली क्या था, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की रिपोर्ट थी जो 4 कंट्रीज के भविष्य के बारे में बात करती थी। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका शामिल किया गया, अब इसके अंदर कुछ और कंट्रीज शामिल किए गए हैं। तो ये ब्रिक्स जो है, शुरुआत जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने रिपोर्ट दी थी कि ये 4 कंट्रीज आगे जाके आगे बढ़ेंगी। तो इन्होंने समूह बनाया, साउथ अफ्रीका भी उसमें आया। तो एक बेस जो कुछ और था, अब ये संस्था कुछ और शेप ले रही है। बट मेरे हिसाब से ये संस्था का बिल्कुल रेलिवेंस है, फायदा है। और आज की तारीख में दुनिया के अंदर जितनी एसोसिएशन आप हिस्सा होंगे उतना आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। सर, अभी तो लंबी लिस्ट है, अभी तो 6 देशों को शामिल किया गया, आग्रह तो 40 से ज्यादा देशों की तरफ से किया गया। अगर आपको लगता है कि तमाम देश उसमें शामिल हो जाते हैं फिर तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। देखिए, दुनिया तो बदलेगी, दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उसका एक और तरीके से आंसर दूंगा। ग्लोबल ऑर्डर चेंज होता है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के जमाने में जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर्स कौन सी थी? इंग्लैंड था, फ्रांस थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या आपने देखा? यूएस उभर के आया, बेबी बूमर का कॉन्सेप्ट आया, यूएस एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन के आया। एक वक्त ये था सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर के रूप में सामने आया, हमने उसका डिके देखा, चाइना का इमरजेंस देखा, जापान मिड 80s तक बढ़ता रहा, लेकिन उसके बाद भारत का बार बार जिंदल साहब ये कहना कि जंग दुनिया के किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं है। हम कैसे मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे साझा प्रयासों से बदलाव ला सकते हैं, उसमें गति दे सकते हैं, इस पर देशों को आगे बढ़ना होगा। भाई आप अपनी नीयत की बात कर सकते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूं,
सामने वाले की गारंटी कैसे लीजिएगा? बिल्कुल, देखिए भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया और इसीलिए भारत को आज पसंद किया जा रहा है। आज अगर चाइना की बात करें, चाइना को दुनिया में ज्यादा जगह क्यों नहीं पसंद किया जा रहा? क्योंकि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मूव रही है। चाइना ने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसे दुनिया पसंद नहीं करती, लेकिन अल्टीमेटली भारत की शराफत और दोस्ती का नजरिया दुनिया में सब जगह पसंद किया जा रहा है। आज देखिए हमारे पास मोदी साहब जैसा एक कुशल नेता है, वो अपनी जगह है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े एसेट है। बट आप देखिए हिंदुस्तान इधर अमेरिका के साथ, इधर रशिया के साथ, दोनों ने अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं। यूरोपियन इकोनॉमीज के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। तो जितने आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो जंग तो जो है, हिंदुस्तान ने हमेशा कहा है कि हम जंग से दूर रहेंगे, हम विश्व शांति की तरफ बढ़े हैं और आने वाला वक्त वही है, विश्व शांति का ही है। विश्व शांति के अंदर जो प्रेम के साथ और टैक्टफुली अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएगा वही जाके आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान आने वाली दुनिया का इकोनॉमी का चमकता सितारा, इसके बारे में कोई शक नहीं है। आज आपको सिंपल सी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, शुरू से कार्यक्रम की जो मैं बात रखना चाहता हूँ कि आज देखिए जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले में हिंदुस्तान का कहीं मुकाबला नहीं है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर हैं, बट क्या जो बाकी 4 इकोनॉमीज है जो हमसे बड़ी हैं, उनमें से किसी की जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान ठीक है। लेकिन अगर विश्व गुरु बनना है तो अभी तो बहुत लंबी छलांग लगानी होगी। एक फाइनल रिएक्शन मैं जितेंद्र ओझा सर आपसे लेना चाह रहा हूं कि क्या पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों के एक विकल्प के तौर पर सिर्फ इसको देखें, या वाकई में आपको लग रहा है कि अगर अच्छी नीयत के साथ सभी देश बढ़ते हैं, जिसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, ये दुनिया बदलने का मादा रखते हैं? देखिए भारत की भूमिका तो महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर हमें ताकत नहीं है तो निश्चित रूप से इंटरिम में आप बैलेंसर का रोल कहें या किसी तरीके से इन्फ्लुएंसर का रोल कहें, उस रोल में हम जरूर रहेंगे। तो लेकिन जो इसकी बात, जो आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना को देखिए, बाहर के लोगों को तो छोड़िए, माओ के समय में, मैं सारे देशों की स्ट्रेटेजिक साइकी की बात कर रहा हूँ, माओ के समय में 4 करोड़ चीनियों की हत्या कर दी गई। जिस चीन का हमेशा से इतिहास रहा कि अपने नागरिकों को कभी उन्होंने ठीक से ट्रीट ही नहीं किया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आने के बावजूद सबसे एलिटिस्ट अगर कहीं पे पॉलिटिकल सिस्टम है तो वो चाइना में है। तो इस वजह से चाइना को, बाहर के लोगों को छोड़िए, चाइना के भीतर के लोगों में विश्वास नहीं है। लेकिन जब हमारी और इनके सिस्टम के बीच में 6 से 7 गुना की जो डिस्पैरिटी आती है तो वो सबको चिंता होती है। दूसरा मैं कहता हूं कि देखिए हमें इस ट्रेडर और ब्रोकर के सिंड्रोम से निकलना होगा। हमें लीडर और इनोवेटर के रूप में सोचने की जरूरत है। सिर्फ ट्रेड से बात नहीं बनेगी। हम जब तक हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस को हम अगर ध्यान से सोचे, बजाय वेस्ट का मॉडल लाने के, बजाय चाइना का मॉडल लाने के, किस तरीके से हम इनोवेशन को पुश करें और टोटल अपने कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को ऑप्टिमाइज करें, जिसका एक तरीका इकोनॉमिक प्रॉवेंस है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल प्रॉवेंस है, और ऑफ कोर्स मिलिट्री प्रॉवेंस और सिक्योरिटी प्रॉवेंस वो भी जरूरी होती है। सारे चले, बिल्कुल सर, समय का अभाव है, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूं, वरना इस पर और भी चर्चा आप लोगों के साथ हो सकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक नया सवेरा होता है। अगर सूर्य पूर्व से उगता है तो पश्चिम में ढलता है, लेकिन अगले दिन फिर उसी पूर्व से शुरुआत होती है। एक नई शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। और जिन बातों का आप सभी हमारे मेहमानों ने जो जिक्र किया है, उम्मीद है कि सरकार का भी इस पर फोकस जरूर होगा कि आने वाले वक्त में ये बदलाव हमारे देश के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कितना परिवर्तनकारी हो सकते हैं। ये वक्त आगे बढ़ने का है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।